हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ विद आशीष सर पे। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना आशीष सर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे का नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि वो कितने तारीख से कितने तारीख तक एग्ज़ाम लेने वाला है। तो फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ामिनेशन की डेट आ गई वो कितने, आप देख सकते हैं 17 अगस्त से 25 अगस्त तक एग्ज़ामिनेशन रेलवे कराएगी। तो वे छात्र जो हाजीपुर डिवीज़न से, सिकंदराबाद डिवीज़न से और मुंबई डिवीज़न से फॉर्म भरे हैं वो बिल्कुल तैयार रहें 17 तारीख से अपने एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए। तो विद्यार्थियों के बीच एक खासा उत्साह है कि अब इस बार रेलवे का एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम आपकी कुछ कमियों पे बात करते हैं कि क्या क्या कमियां हैं, आप उसको दूर करके आप रेलवे में सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं फ़िलहाल इस समय एज ए ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे NCR डिवीज़न में काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी फ़ोटो आप देख सकते हैं बिल्कुल। और इसके पहले मैं ग्रुप D में भी कार्य कर रहा था एज ए पॉइंट्समैन के पद पे। तो ये मेरी पॉइंट्समैन वाली फ़ोटो है, थोड़ी ख़राब ही है लेकिन कोई बात नहीं। और इस तो मैंने दो एग्जामिनेशन ग्रुप D का निकाला था, फिर उसके बाद LP का निकाला था। और एक एग्जामिनेशन मैंने और दिया था जो 2018 में RRB JEE का आया था, RRB JEE। ठीक, उसमें मैंने प्री दिया था, प्री में मेरे 79 नंबर थे, लेकिन मेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक था। क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और सरकारी स्कूलों में काफ़ी कम पढ़ाइयाँ होती है टेक्निकल सब्जेक्ट को लेकर, इसलिए मेरा मेंस में नहीं हो पाया। लेकिन प्री में मैंने अच्छे खासे नंबर स्कोर किए थे, वो भी किस किस के बदौलत। मैं सारी चीज़ों पे आज आपको बात करूँगा, ठीक है, कि कहाँ आपको फोकस करना है इन 10 दिनों में, कहाँ आपको फोकस करना है, कहाँ फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं पहले एक बार सिलेबस देखते हैं कि RRB ग्रुप D का सिलेबस क्या है। तो आप देख रहे हैं कि आपको एग्जामिनेशन का जो टाइम दिया जा रहा है वो 90 मिनट का है, जिसमें आपसे जनरल साइंस 25 पूछी जा रही है, जिसमें आपसे मैथमेटिक्स 25 पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपसे 30 रीजनिंग पूछी जा रही है, जिससे आपसे 20 करंट अफेयर GA पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है आपका वो कहाँ है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। इसका मतलब 30 नंबर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से ही आपके पूछे जाने हैं। तो ये जो 30 नंबर होंगे, ठीक है, मैंने स्ट्रेटेजी क्या बनाई थी कि मेरा मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो ये 25 नंबर मेरे लिए लाने कोई मुश्किल बात नहीं था। तो इस 25 नंबर को मैं क्या किया, इस 25 नंबर को और ज़्यादा यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के देखा कि किस किस पैटर्न में सवाल पूछे जा रहे हैं, और हर पैटर्न को एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन में पूछे गए थे उसको मैंने लगाया, और उससे रिलेटेड सारे फार्मूला को मैंने याद किया, बाकायदे कापी पे लिखा। मेरी रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं जब RRB का एग्जामिनेशन होने वाला था तो मैं रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया। और यहाँ इन्हीं दोनों सब्जेक्ट पे मैंने मेहनत करके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से 25 नंबर मैथ का और 30 नंबर इसका, इन दोनों का अगर प्रॉपर बात करूँ तो दोनों का मिलाकर कुल कितने नंबर आ जा रहे हैं, तो आप कहेंगे दोनों का जो टोटल नंबर आ रहा है वो कितना, 55 नंबर। ये जो दोनों का टोटल नंबर है वो कितना, 55। और जो बच्चा तैयारी करता आ रहा है 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से लगाए, वो ये 55 नंबर तो छोड़ने वाला है नहीं, वो ये 55 नंबर क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा। और असली समझदारी इसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ और रीजनिंग पे फोकस करें। और मैथ और रीजनिंग पे फोकस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यही एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपने कुछ भी अगर पढ़ा है, अगर सिलेबस को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो 55 में से 55 नंबर आपके आने ही आने वाले हैं। 55 में से 55 सवाल आपके उसी सिलेबस से आएंगे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए, लेकिन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 55 से 54 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन आपके इसी मैथ और रीजनिंग से आ ही जाएंगे, और आप इसको कर ले जाएंगे। बाकी बचा ये जो साइंस है, ये और क्या है, करेंट अफेयर है। ठीक, या इन दोनों की कोई सीमा नहीं होती कि ये कहाँ से आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि करेंट अफेयर तो हर दिन करेंट अफेयर तैयार होता रहता है, क्योंकि इस पर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं और जनरल साइंस में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल छोड़ दूँ, इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन मेरा जो फोकस सबसे ज़्यादा था ये इस 55 नंबर पे था, और इस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। और मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन में से ये नहीं कि मैंने 25 में 25 कर दिया, 1-2 क्वेश्चन मैंने भी छोड़े क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे, बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। ठीक है, इन जनरल इस रीजनिंग में भी मैंने ऐसा एक आध क्वेश्चन जो मुझसे
जो सीरीज वीरीज पूछी गई थी मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 50 नंबर तो ले ही आया। 55 में से 50 नंबर मैं अच्छे से बिल्कुल कर पाया। और 50 नंबर के बाद मैंने क्या किया था, जनरल साइंस में मेरी एक सब्जेक्ट अच्छी थी फिजिक्स, इसमें मेरी एक सब्जेक्ट अच्छी थी फिजिक्स। और फिजिक्स को भी मैंने काफ़ी अच्छे से तैयार किया। मैंने इस तरह से फिजिक्स पे ध्यान दिया कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसको कतई छोड़ूँ नहीं। तो यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं 10 नंबर। इसके अलावा भी होते हैं, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट मेरी थोड़ी वीक थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको नहीं पढ़ा, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं था। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे निकल जाता था। मतलब उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैं 3 से 4 क्वेश्चन कर पाया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया। लेकिन फिजिक्स में ज़्यादा फोकस किया, मतलब 10 में 10 यहाँ से लाने का कोशिश किया। मैथ और रीजनिंग पूरा सॉल्व करने का कोशिश किया। और ये जो जीएस है, जीएस वाला पोर्शन है, इसमें मैंने क्या करंट की तैयारी बहुत अच्छी की, करंट अफेयर। और करंट अफेयर आप देखेंगे कि आपको 20 में से 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट के ही पूछे जाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपसे करंट से रिलेटेड पूछे हैं। मेरे शिफ्ट में कम से कम 15 क्वेश्चन तो पूछे ही गए थे करंट से। और मैं करंट की तैयारी, रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है और वार्षिक वाली मैंने ख़रीदी थी, और उसको मैं एक बार बहुत अच्छे से 1 महीने पहले से मैं पढ़ रहा था और अच्छे से पढ़ा। फिर उसको मैंने थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब मेरा एग्जामिनेशन आने वाला था तो उससे 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, 8 दिन पहले मैं उसको डेली रिवाइज करता था। और इसका मुझे फ़ायदा ये मिला कि उसमें से 15 में से मेरे 12 से 13 क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, 12 से 13 क्वेश्चन सही हो गए। और कुछ छात्र क्या करते हैं, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के नाम पे कुछ लोग संविधान पढ़े जा रहे हैं, इतिहास पढ़े जा रहे हैं, भूगोल पढ़े जा रहे हैं। वहाँ आपको टाइम देने का क्या मतलब, वहाँ से आपके लिए 1 क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएगा, 3 क्वेश्चन आ जाएगा। वहाँ से आपको मेहनत करने का कोई खासा मतलब नहीं निकलेगा। जहाँ वो मेहनत करनी है, वो आपको यही जो सब्जेक्ट हैं जो आपके सिलेक्शन की नींव रखेंगे, वो क्या होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर होगा। और यहाँ पे साइंस की बात कर लें तो साइंस का हर एक पोर्शन आपके लिए अच्छा पोर्शन होगा। अब इस पोर्शन में से भी आपको कौन सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा लगता है और कौन हिस्सा ज़्यादा अच्छे से आता है, इस बात पे आप डिपेंड करते हैं। मुझे फिजिक्स अच्छे से आती थी तो मैंने फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा और केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कम टाइम दिया। आपको ये हो सकता है आपको बायोलॉजी अच्छे से आती है तो आप बायोलॉजी को एकदम अच्छे से पढ़िए, फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा कम भी टाइम देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते थे कि 50 नंबर ये, 12-13 नंबर ये और 10 नंबर ये। यहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया था और यही स्ट्रेटेजी लगा के मैं आज सेलेक्टेड हूँ। और कई सारे जो प्री के एग्ज़ाम थे, मैंने आरआरबी जेई का भी मैंने पहले जिक्र किया कि मैंने दिया, तो वहाँ भी मेरे 79 नंबर आए थे। ठीक है, तो यही सब स्ट्रेटजी के कारण, क्योंकि मैं वहाँ उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर जहाँ का वेटेज क्या है, ज़्यादा है। तो आप भी इन 10 दिनों में ये गलती ना कीजिएगा कि आप कोई नई चीज़ पढ़ने लग जा रहे हैं। तो नई चीज़ हमें इन 10 दिनों में नहीं पढ़ना है। 10 दिनों में हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ा है उसको एक अच्छे वे में हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। और हर एक चीज़ को एक बार इन 10 दिनों के अंदर अपने आँखों के सामने से गुजार लेना है, और ताकि ये हो जाए कि अगर उससे रिलेटेड अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो वो क्वेश्चन आपसे कहीं गलत ना हो। ठीक है, तो अगर इतना आप लोग कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कहीं सिलेक्शन से चूक जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे इन 10 दिनों में अगर, तो मुझे लगता है कि आप इस बार निश्चित रूप से आरआरबी ग्रुप डी में सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना ही था जो आपको मुझे बतानी थी। आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है एग्जामिनेशन को लेके। आरआरबी ग्रुप डी में नहीं होगा तो बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें होगा, लेकिन आपको फोकस करना है अच्छे से और ऐसी स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। और आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर ही सकते हैं, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मैंने 3 एग्ज़ाम जो निकाले थे सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को मैंने अपना के 3 एग्ज़ाम निकाले थे। मैंने जनरल साइंस में फिजिक्स तैयार किया था, मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैंने अच्छी की थी, और करंट अफेयर को मैंने ज़्यादा अच्छे से किया था। ठीक है, करंट अफेयर में क्या, अब अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो करंट अफेयर में हिस्ट्री से वही क्वेश्चन बनते हैं या संविधान से वही क्वेश्चन बनते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं इस समय। जैसे इस समय क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आप लोगों को पता है कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अभी आपकी राष्ट्रपति बदल गई हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है
कि अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में, किस अनुभाग में वर्णित है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो ये जो आपके करंट मुद्दे हैं, इससे रिलेटेड आपका संविधान का बैकग्राउंड से भी पूछा जा सकता है, हिस्ट्री के बैकग्राउंड से भी पूछा जाता है। तो करंट पे आप हर तरीके से फोकस रहिए, क्योंकि जो करंट अच्छा कर लेगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो बाकी का आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ ख़राब लगा हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।